Hello friends, today we are going to talk about the natural selection. आज हम प्राकृतिक वर्ण के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये कई पार्ट्स के अंदर है और ये मान के चलिए कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी बन सकता है किसी भी पार्ट में से। नेचुरल सिलेक्शन वास्तव में किसका भाग है? नेचुरल सिलेक्शन इज द पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म मीन्स डार्विनवाद। डार्विनवाद में अपन ने पहला पॉइंट क्या लिखा था? व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द डार्विनिज्म? ओवर प्रोडक्शन, अत्यधिक जनसंख्या। जब जनसंख्या बहुत अधिक हो गई देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? देयर वाज लिमिटेशन ऑफ फूड एंड स्पेस। भोजन और स्थान की सीमितता आ गई। तो जनसंख्या के सदस्य जो थे वो आपस में क्या करने लगे? लड़ने लगे। काय के लिए? अस्तित्व के लिए। दैट इज स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए वो जो है लड़ने लगे। फिर आया हमारे पास के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन ने योग्य व्यक्ति किसको माना था? बताइए। जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी, जिसमें जनन की क्षमता थी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि बॉडी बन गई और डोले शोले बन गए, वो फिट नहीं कहलाता था डार्विन के अनुसार। डार्विन कहता था व्यक्ति वही फिट है जिसमें कि रिप्रोडक्शन की, जनन की क्षमता है। ओके, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज देयर। आफ्टर दैट द नेचर, प्रकृति जो होती है उसको वो चुन लेती है कि भाई तू बिल्कुल फिट है इस प्रकृति में रहने के लिए। इसी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। और फिर वो प्राकृतिक वर्ण के बाद में वो जो इंडिविजुअल होता है वो जनन करता रहता है कालांतर तक, और कालांतर के अंदर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक नई स्पीशीज पैदा हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी कि जाति की उत्पत्ति। ये जाति की उत्पत्ति जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की जो पुस्तक थी, इट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुक ऑफ 19th सेंचुरी विच वॉज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक जो थी 19वीं शताब्दी की एक मुख्य पुस्तकों के अंतर्गत आती थी। एंड इन एडिशन टू इट आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की जो पुस्तक थी वो A.I. ऑपरिन ने लिखी थी, जिन्होंने की बायोकेमिकल थ्योरी दी थी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मैं आज आपको प्राकृतिक वर्ण समझाने जा रहा हूँ। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वह हमारा 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है स्टेबलाइज्ड, सिंपल हिंदी में स्थिरीकृत कह सकते हैं। दूसरा कहलाता है डिसरप्टिव यानी कि विघटनकारी। और तीसरा कहलाता है डायरेक्शनल यानी कि दिशी। इन तीनों में से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, ये नोट कर लेना, 101% इवोल्यूशन के अंदर। अब मैं स्टेबलाइज के बारे में बताने जा रहा हूं। एक पृथ्वी जो अपनी है उसमें एक जगह पर बहुत ठंड पड़ती, जैसे ग्रीनलैंड है, वहाँ बर्फ ही बर्फ है। और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं विषुवत रेखा के ऊपर। तो ना तो विषुवत रेखा के ऊपर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक आदमी इतना टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और नहीं ग्रीनलैंड के अंदर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगी। तो फिर कहाँ मिलेगी? जहाँ पर कि मीडियोकर टेम्परेचर होगा, न तो ज़्यादा गर्म होगा और न ज़्यादा ठंडा होगा। तो वो पोर्शन जो होगा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ होगा। तो समझने के लिए ये बहुत गर्म क्षेत्र हो गया, एक्सट्रीम्स आ गया। औसत लक्षण वाले जीव सेंटर में आएंगे। इधर बहुत अधिक गर्मी, इधर बहुत अधिक सर्दी। तो कौन से क्षेत्र के अंदर व्यक्ति ज़्यादा मिलेगा? बीच वाले में। पहली बात, एक उदाहरण तो ये सीखा। ये दूसरा उदाहरण है न्यूबॉर्न चाइल्ड का।
खेल खेल में मैंने नागपुर के अंदर ये एग्जाम्पल दे दिया था, पढ़ रखा था, इसलिए कोई मेरे दिमाग में नहीं आया था। अब देखिए, हमारे समाज के अंदर बच्चा पैदा होता है, अगर उस बच्चे का वजन से लगभग 800 से 900 ग्राम है, 2 मैटरनिटी हाउस है, एक में बच्चा 900 ग्राम का पैदा हुआ, एक में बच्चा 5 किलो का पैदा हुआ। डॉक्टर ने दोनों को बोल दिया कि भाई साहब, ना तो तेरा जीवित रहेगा ना तेरा जीवित रहेगा, क्योंकि तेरे वजन का, बच्चे का वजन जो है बहुत कम है और तेरे बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा बच्चा जीवित रहेगा? जिसका कि मध्यवर्ती भार होगा। 3.5 किलोग्राम वाले बच्चे जो होते हैं वह अधिकांशतः जीवित रहेंगे। तो ये वाला नेचुरल सिलेक्शन कैसा हुआ? प्राकृतिक वर्ण स्त्रीकृत हो गया। आई थिंक अंडरस्टूड। थर्ड नंबर, शार्क नॉट चेंज्ड फॉर 10 मिलियन ईयर्स। एक शार्क को देखा उन्होंने बोला कि यार ये शार्क के अंदर 10 मिलियन ईयर्स हो गए, यानी कि 10 गुणा 10 लाख वर्ष हो चुके हैं। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ वर्ष तक उस शार्क के अंदर कोई परिवर्तन ही उन्होंने देखा नहीं। तो उन्होंने बोली भाई ये किस प्रकार का प्राकृतिक वर्ण है? स्त्रीकृत प्राकृतिक वर्ण है। ओके, देन कम्स योर मैनी फिशेस, फॉसिल्स एंड एंसेस्टर डिपिक्टेड नो चेंजेस। वही बात यहां पर भी है। एक लैटिमेरिया था, वो विलुप्त हो गया, लेकिन कई मछलियां ऐसी थी जिनके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखा गया। आज हम अपने भारत में देखते हैं कि सभी की वही 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर ये होते हैं। कोई 4 हाथ वाला या 4 पैर वाला जंतु पैदा होना शुरू हो जाएगा तो क्या अपन उसको समाज में रखेंगे? नहीं, वो अलग ही चला जाएगा। अधिकांशतः पृथ्वी के ऊपर कैसे लोग जीवित हैं? जिनके 2 हाथ 2 पैर यानी कि नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन जो आया था नागपुर में से, नागपुर जब मैं पढ़ा रहा था तो ये नवजात शिशु का आया था कि कम भार वाला भी नहीं बचेगा और बहुत अधिक भार वाला भी नहीं बचेगा, केवल मध्यवर्ती भार वाला ही जीवित रहेगा और प्रकृति उसको चुन लेगी। और इस प्रकार का जो चयन होता है प्राकृतिक वर्ण, उसको हम स्टेबलाइज या स्त्रीकृत कहते हैं। ओके, चलिए साहब, अब हमारे पास में आया विघटनकारी। विघटनकारी को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। विघटनकारी के अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया सीपिया नेमोरलिस नाम का एक मॉलस्क होता है, स्नेल होता है। कोड़ी खेलते हैं अपन लोग गाँव के अंदर, चौपड़ खेला करते हैं लोग बाग, इस तरह का होता है। उसको ब्रिटिश लैंड स्नेल कहते हैं, जिसकी आकृति इसके समान होती है। अब इन्होंने क्या समझाया बेटा? ग्राफ तो नीचे है, मैं इधर समझा रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी सी घास थी। कैसी थी ये? येलो कलर की, पीले रंग की थी, और इस पर एक सीपिया जो कि ऐसा था और ऐसा था, यानी कि लिटिल बिट वाइट था। ये कौन है? येलो ग्रास या हल्की घास, लाइट ग्रास अपन लोग ले लेते हैं डेली। तो घास जो थी वो भूरी भी होती है, हरी भी होती है, उसमें सफ़ेद रंग जो होता है वो आसानी से छुप जाता है। तो सफ़ेद रंग की जो कोड़ियाँ थीं, सीपिया थी, वो तो घास के मैदान के अंदर, ग्रास फील्ड के अंदर, ये ग्रास फील्ड हो गया, वहाँ पर बची रहेगी। लेकिन अगर इसी घास फील्ड के अंदर कोई काले वाले रंग की कोड़ी होती तो उसका परभक्षी उसको आसानी से देख लेता था और पकड़ के खा जाता था। तो इस घास वाले क्षेत्र के अंदर केवल सफ़ेद रंग की जो कोड़ियाँ थी, सीपिया थी, वही अधिक संख्या के अंदर देखने को मिली और काली वाली बिल्कुल नहीं थी। वहीं घने जंगलों में, ये घने जंगल रहे, वहाँ पे तो अंधकार होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ? जो काले रंग की कोड़ी थी, ये काले रंग की कोड़ी हो गई साहब। ये काले रंग की कोड़ी जो थी वह अपने परभक्षी से सुरक्षित रह गई। तो इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ? काले रंग की जो सीपिया थी उनकी संख्या बढ़ गई और इस क्षेत्र के अंदर हल्की घास के अंदर सफ़ेद रंग की। लेकिन
कुछ कौड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर काले और सफ़ेद दोनों तरह के चकते, धब्बे, लाइंस, स्ट्राइप्स पाई जाती है। तो जो परपक्षी होते थे वो उनको बड़ी आसानी से चुन लिया करते थे और खा जाया करते थे। तो ये रही हमारी पक्षी, इसने देखा, या जो भी उसका परपक्षी होता था उसको वो क्या करता था कि इनको पकड़े, क्योंकि आसानी से नजर आ गए। तो बीच वाले क्षेत्र के अंदर तो बिल्कुल भी आपको सीपिया देखने को नहीं मिली, केवल ग्राफ के अंतिम छोरों पर, एक्सट्रीम्स के ऊपर आपको हाई पीक देखने को मिला। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव विघटनकारी नेचुरल सिलेक्शन। एक और एग्जाम्पल डिसरप्टकारी, एग्जाम्पल याद करना इनमें से होएगा। अभी तक तो ये बच्चे वाला आया है, वेस्ट अफ्रीकन फिंचेस कॉल्ड एज पायरेनिस्टिस ऑस्ट्रोमिस, कॉल्ड एज ब्लैक बेलीड सीड क्रेकर। ये पक्षी थे। इन पक्षियों के अंदर जो है दो तरह के पक्षी थे। ये दो तरह के पक्षी हमको मिल गए। एक पक्षी के तो स्मॉल बीक थी, छोटी चोंच थी, और एक पक्षी के बड़ी चोंच थी, लार्ज बीक थी। हो गई साहब। तो ये दोनों देवर ब्लैक बेली सीड क्रेकर, ब्लैक माने काली, बेली माने तौंद, यानी कि ये वाला भाग उनका काला था। अपनी तौंद बढ़ गई तो अपनी वो तेरी बेली बढ़ गई है आजकल। तो इनकी तौंद काली थी और ये बीज को क्रैक करके खाते थे। तो छोटी चोंच वाले जो थे वो भी बीज को खाने में समर्थ रहे, और बड़ी चोंच वाले जो थे वो भी बीज को खाने के अंदर समर्थ रहे। तो मरा कौन? जो न्यूबॉर्न, नवजात बच्चे पैदा होते थे उनके अंदर वीक बीक यानी कि कमजोर चोंच थी, तो बेचारे वो बीज को नहीं तोड़ पाते थे और अल्टीमेटली मर गए। तो इसका मतलब ग्राफ के दोनों किनारों पर, दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर, दोनों छोरों के ऊपर ही, इधर तो हो गई छोटी चोंच वाले पक्षी ज़्यादा जीवित रह गए, इधर बड़ी चोंच वाले पक्षी तो जीवित रह गए, और जो नवजात पक्षी थे जिनकी चोंच वीक थी वो बिल्कुल विघटनकारी अवस्था के अंदर आ गए, यानी कि डिसरप्टिव फेज के अंदर आ गए। डन। इसके दो एग्जाम्पल मैंने नए निकाले हैं। अब आते हैं हमारे पास में डायरेक्शनल, यानी कि दिशी। दिशी की बात हम करते हैं तो इसमें क्या होगा? ग्राफ न तो बिल्कुल सेंटर में, न दोनों छोरों के ऊपर, बल्कि वो ऐसा तिरछा होता हुआ बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा के अंदर। व्हाट डज इट मीन? कैसे इसको समझाएंगे? चलिए साहब, व्हेन पॉपुलेशन गेट्स अडेप्टेड इन न्यू एनवायरमेंट, आप ये देखो कई राजा महाराजाओं ने भारत पर आक्रमण किया। कोई अफगानिस्तान से आया, कोई उज्बेकिस्तान से आया, कोई कहीं से आया, और वो भारत में आकर बस गए। तो वो जो नई पॉपुलेशन थी वो यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में अनुकूलित हो गई, और यही उनकी संततियाँ पैदा होती रही हैं। और आज आप देख रहे हो कि वो संतति बढ़ती ही जा रही है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? दिशीय प्राकृतिक वर्ण का, एक ही तरफ। ओके। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स टुवर्ड्स पोल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है साहब, वैश्विक ताप बढ़ रहा है। ये रहा। अब यहां पर ये वेजिटेशन थी विषुवत रेखा के ऊपर, दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं कि शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स टुवर्ड्स पोल, यानी कि वनस्पति एवं जंतुओं का ध्रुवीय अभिगमन, यानी कि ध्रुवियों की तरफ वो प्रतिस्थापित हो रहे हैं। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी, इकोलॉजी में दे रखा है ये, तो उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो वनस्पति थी वो धीरे धीरे धीरे, जो सेंटर में थी इक्वेटर पर, वो नष्ट हो गई। और अल्टीमेटली ये वनस्पति अब कम से कम 600 किलोमीटर की दूरी पर शिफ्ट हो गई। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 600 किलोमीटर की दूरी पर वो शिफ्ट हो गई, और इधर वाली वनस्पति जो है इधर से इधर शिफ्ट हो गई।
ये इधर शिफ्ट हो गई। तो ये क्षेत्र तो लगभग वनस्पति विहीन हो गया, इट वॉज वेजिटेशन लेस। तो ये एक दिशा के अंदर गया तो दिशीय प्राकृतिक वर्ण हो गया। ये तो हुआ वेजिटेशन का मामला। एनिमल्स की बात करी, बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगी और इक्वेटर पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा के ऊपर। तो यहाँ के जंतु लोग घबरा गए एंड दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टुवर्ड द पोल, और वो ध्रुवों की तरफ अभिगमन करने लगे, राइट। और जो लोग अभिगमन नहीं कर पाए वो मर गए गर्मी के मारे। तो अल्टीमेटली दे ऑल्सो शिफ्टेड टुवर्ड द वन साइड। इसका मतलब ये भी एक दिशा की तरफ ही अभिगमित हुए। डन। बढ़े आगे। दो एग्जाम्पल हुए। देखो अपना जो एग्जाम्पल बनेगा, मेरा जो अनुभव है उसमें आंसर एक दिशीय ही जाएगा, यानी कि दिशीय डायरेक्शनल ही जाएगा। ये जरूर इन्होंने स्टेबलाइज वाला एक बच्चे का एग्जाम्पल पहली बार इतने सालों के अंदर पूछा, वरना आज तक कभी नहीं पूछा। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में आपको समझाने जा रहा हूं। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म क्या होती है, देखते हैं कि इसको बोलते हैं औद्योगिक कृष्णिका। क्या बोलते हैं इसको? औद्योगिक कृष्णिका कहते हैं। तो लेट अस सी पॉइंट नंबर 3, औद्योगिक कृष्णिका मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म ये भी किसका उदाहरण है? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का, दिशीय प्राकृतिक, सारे दिशीय के, इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो दिस इज कॉल्ड औद्योगिक कृष्णिका। क्या मतलब हुआ इसका औद्योगिक कृष्णिका का? बोलो। उद्योग के कारण काला पड़ जाना। दो मौत थी, मौत, शलभ। वो दो शलभ जो थी, समझ लो आंसर तो उसका डायरेक्ट इंडस्ट्रियल मैनरिज्म ही चॉइस के अंदर मिलेगा कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म जो है औद्योगिक कृष्णिका कौन से प्रकार के वर्ण का उदाहरण है। तो आंसर होता है दिशीय यानी कि डायरेक्शनल का। क्या हुआ बेटा कि ये एक मौत थी, मौत माने शलभ, जिसे सिल्क मौत, रेशम शलभ कहते हैं, कीड़ा नहीं कहते हैं, फर्क होता है इनके अंदर। ये एक मौत थी और ये एक दूसरी मौत थी। ये रही। अब ये पेड़ों पर रहती थी, ओके, और ये भी पेड़ों पर रहती थी। तो इसका कैसा रंग है? लाइट कलर। और तने का कलर भी कैसा है? स्टेम इज ऑल्सो लाइट इन कलर, ओके। इसका नाम होता था बिस्टन बैटुलेरिया, बिस्टन बैटुलेरिया। और इस वाली शलभ का नाम था कार्बोनेरिया। कार्बन से बना, कार्बन का मतलब काली थी, ये काली काली कर दी मैंने, कार्बोनेरिया हो गया। अभी इसका कलर लाइट है, जिस पर काली वाली स्टेम कैसा है? लाइट है। अब कहानी समझो। अभी कोई इंडस्ट्री नहीं बनी थी। देखिए अंग्रेज लोग यहाँ से सारी कच्ची सामग्री ले जाया करते थे भारत के अंदर लूट लूट के, और वहाँ पर कपड़ा वगैरह जो ये बना बना कर वापस हमारे देश के अंदर बेचा करते थे, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी विकसित था। हम तो गुलाम थे। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं डली थी तब क्या हुआ था, यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक के पहले, ये भी हल्का था और ये भी हल्का था। तो ये काला वाला जो था कार्बोनेरिया, इसके परभक्षी को आसानी से दिख जाता था, तो वो इसको खा जाता था, पहली बात। दूसरी बात, ये भी लाइट ही था, हल्के रंग का था। और ये जो बिस्टन बैटुलेरिया नाम की शलभ थी वो भी हल्की थी, तो ये बच जाती थी। कोमोफ्लेक बोलते उसको। आ गया? क्या बोलते हैं? कोमोफ्लेक। जैसे मिलिट्री वाले नहीं जाते ऐसे कमांडोज बन के और फूल पत्तियां लगाकर, तो बच जाते हैं वो लोग। तो ये लाइट में लाइट मिल गया तो ये बच जाती थी। तो इसकी जनसंख्या औद्योगिकरण के पहले ज्यादा थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन।
कार्बोनेरिया वॉज लेस एंड ब्रिस्टन बैटुलेरिया वॉज मोर। अब क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डल गई साहब, और इन फैक्ट्रियों में से क्या हुआ, धुआं निकलना शुरू हो गया। ये धुआं निकलना शुरू हो गया फैक्ट्रियों में से, तो ये वाला भाग काला हो गया और ये वाला भाग भी काला हो गया। तो अब ये वाली जो शलभ थी वो आसानी से दिख रही थी क्योंकि अब हल्का रंग खत्म हो गया और ये बच गया। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के बाद में क्या हुआ, कार्बोनेरिया की संख्या बढ़ गई और ब्रिस्टन बैटुलेरिया की संख्या घट गई, ये घट गई। तो अब आपने ये सीख लिया क्या कहानी थी। लंदन के अंदर ये हुआ था, इंग्लैंड के अंदर, और ये बोलता है औद्योगिक कृष्णिका। तो सीधा क्वेश्चन ये बनता है पीएमटी के अंदर कि इंडस्ट्रियल मैनलिज्म या औद्योगिक कृष्णिका किस प्रकार के प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है। तो आंसर क्या हुआ, डायरेक्शनल, यानी कि दिशीय प्रकार का एग्जाम्पल है। अब चलो साहब एक और के ऊपर, एक और को यदि मैं देखूं तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स, यानी कि घोड़े का जैव विकास। तो जो हमारा घोड़ा है उसका जैव विकास मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। डन। ये जो जैव विकास है, पहले जो घोड़ा था, सबसे पहला फॉसिल घोड़े का जो प्राप्त हुआ था उसको बोलते हैं हायरोसियम। जिसको इन्होंने नाम दिया इयोहिप्पस। अब घोड़े का जो खुर था उसमें उसके अंदर ऐसे 4 खुर थे। किसमें, इयोहिप्पस में। काफी वर्षों के बाद में एक नया जीवाश्म प्राप्त हुआ जिसको बोला गया मीजोहिप्पस। उसके अंदर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि 3 ही खुर दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने थे, 4, इसमें कितने हो गए, 3। फिर उन्होंने एक और जीवाश्म देखा, उसको बोलते हैं मैरीचिप्पस। मैरीचिप्पस के अंदर भी अभी भी 3 खुर थे। घोड़े की टाप होती ना, टड़क 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 चलता है वो, ये टाप थी, टोज थे। आज का जो घोड़ा है उसको अपन क्या कहते हैं, इक्वस, मॉडर्न हॉर्स। वो कौन हुआ,